हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन गुरु। देखिए मास्टर कैडर पे हम सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से टॉपिक ले रहे हैं, दैट्स अ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज इसकी पहली वीडियो बनने जा रही है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम आज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो लेट्स सी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ इसको थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल से आप समझ लेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स दिया, ठीक है। ये बॉक्स अब यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ से भी एक फोर्स अप्लाई किया, बट इक्वल फोर्स मैंने अप्लाई किए, दोनों साइड से मैंने फोर्स अप्लाई की बट इक्वल फोर्स अप्लाई। तो उस केस में क्या हुआ, जो बॉक्स है ना ये यहाँ से मूव करेगा ना ये यहाँ से मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो बॉक्स है इस पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं वो इस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं सच दैट दे कैंसल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक स्टेबल वी कैन से एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है जो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, अभी रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ऑल द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन इट। तो जो भी इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इस टाइम, ठीक है, वो ऐसे अप्लाई हो रहे हैं सच दैट दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट, वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है ना कैंसल कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का कहीं ना कहीं हमें बोलेंगे इक्विलिब्रियम जो है ना इट्स अ स्टेट, so it's a state at which all the influences means कोई भी external forces या कुछ जो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। so a state at which all the influences are cancelled। तो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सभी इन्फ्लुएंसेस जो है या सभी फोर्सेस जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। क्यों कैंसिल, और कैंसिल होने से क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं ऐसे हो रहे हैं, एक तो ये इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और हमें यहाँ पे एक स्टेबल और एक अनचेंजिंग सिस्टम है। सो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच ऑल द इन्फ्लुएंसेस आर कैंसल्ड सच दैट we get a stable or unchanging system। आगे हमें यहाँ पे क्या मिले, एक स्टेबल एक अनचेंजिंग सिस्टम मिले हमें यहाँ पे, तो उस चीज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। ना ये जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इक्विलिब्रियम हो सकता है स्टैटिक, इट कैन बी डायनेमिक, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है टू टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम जो है ना दो तरीके का होगा आपके पास, या तो ये स्टैटिक होगा और या तो ये डायनेमिक होगा। क्वेश्चन है स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। देखिए जो एग्जांपल आपको मैंने अभी दी थी कि एक बॉक्स है जिस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस जो है ना एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल थी दैट्स अ फिजिकल इक्विलिब्रियम दैट वी कॉल एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक क्वेश्चन है डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है ना, जैसे हम समझ ले यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कुछ वाटर यहाँ पे रखा, तो इस कंटेनर में अभी कुछ पानी है, ठीक है। क्या है, अगर मैं इस कंटेनर के नीचे बॉटम पे एक सुराख कर दूं, ठीक है, एक होल क्रिएट करूं, तो क्या होगा, जो पानी है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक टैप बना दूं, एक नल बना दिया, मैं एक टैप बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, पानी आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि जितना पानी इस कंटेनर के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। तो जितना पानी अंदर आ रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो कंटेनर में पानी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये सिस्टम रेस्ट में नहीं है। अब देखिए रेस्ट में नहीं है,
क्योंकि यहाँ से वर्क हो रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है ना, और कुछ पानी बाहर जा रहा है, लेकिन जितना बाहर जा रहा है उतना अंदर आ रहा है। नो डाउट कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो वाटर की है, जो अमाउंट है वाटर का वो कांस्टेंट है, बट जो सिस्टम है वो रेस्ट में, कंप्लीट रेस्ट में नहीं है, वो डायनेमिक है, वो मोशन में है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो एग्जांपल है दैट्स द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये क्या है? इट्स अ एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है दैट्स अ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कहीं ना कहीं हमें पता चला जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इट्स अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इससे हमें ये पता चलेगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं बहुत बार कि व्हेन A गिव्स B, जब हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं कि दोनों साइड से एरो दिखाते हैं, तो इस सिंबल से हमें पता चलता है कि ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में, किसमें? इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस टाइम हमें क्या लगता है कि ऐसा हमें ये नहीं सोचना होगा कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब A और B जो है ना, जब A और B जो है इक्वल हो जाएगा। इक्वल हम नहीं कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाएगी एक पॉइंट पे, ठीक है ना। और लेकिन रिएक्शन जो है ना तब भी होगी। तो मैं अभी आगे समझा दूंगा क्या मतलब है उसका। तो इसका मतलब ये हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक है, वो कभी रेस्ट में नहीं आता। कभी भी केमिकल रिएक्शन जो है ना वो रेस्ट में नहीं आएगी कंप्लीटली, ठीक है ना, वो स्टिल रिएक्शन इज गोइंग देयर, सो वी कॉल इट एज द डायनेमिक, ठीक है ना। सो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो मैं इसको हटाने चाहता हूँ यहाँ। देखिए अब केमिकल रिएक्शन को और केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं यूजुअली दो तरह की होती है। केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती है हमारे पास। तो एक हमारे पास होती है इरिवर्सिबल और दूसरी रिएक्शन है हमारे पास दैट्स रिवर्सिबल। देखिए जब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो मेरा जो इंटरेस्टिंग होगा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की जैसी चीज कोई नहीं, ठीक है। देखिए अगर मैं इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन को देखूं तो अगर मैं मान लो मेरे पास A है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और मेरे पास A से मुझे B मिला और B यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो A से मुझे B मिला, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट, ठीक। क्या होगा? पहले मान लो A के मैंने 10 ग्राम्स लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन जो B है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो A की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी और B की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि A की कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाए और फिर हमें फाइनली सिर्फ B मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इस रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ओनली फॉरवर्ड, बैकवर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना देयर इज ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें आपको सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन मिलेगा और बैकवर्ड रिएक्शन का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। और जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो होगा क्या कि जो A है ना इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी, यानी विद टाइम के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और जो आपका प्रोडक्ट मिला B इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सीन ऑफ व्हाट? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि अगर एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है आपको यहाँ पे मिलेगा साल्ट प्लस वाटर, बट याद रखना जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा साल्ट और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है, याद रखना जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है, यानी यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन बनेगा, द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस
दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कंबशन रिएक्शन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, तो दोज रिएक्शंस आर व्हाट, द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि यहाँ पे आपको सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन मिला, ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको फॉरवर्ड रिएक्शन भी मिलेगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ, तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को समझते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को मैं इस तरह से डिनोट करूंगा कि अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, ठीक है ना, इट विल गिव B, दैट्स अ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है आपके पास, ये रिएक्टेंट है। अब आपको A से B मिला, ठीक है ना, लेकिन मैंने इसमें एरो जो है ना इस तरह से दिखाए, इस एरो से हमें ये पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला एरो इट शोज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो नीचे वो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये टोटल में क्या है, रिवर्सिबल डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो रिवर्सिबल डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसमें दो रिएक्शन है, आप देखिए, एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रही है और एक रिएक्शन जो बैकवर्ड जा रही है। तो पहली जो ऊपर की रिएक्शन दैट्स अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे A जो है ना, जो हमने पहले हमारे पास सिर्फ A होगा, क्योंकि पहले तो रिएक्टेंट होगा, हमारे पास B नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जब हमारे पास A होगा तो पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे B बनना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये होगा विद टाइम A की कंसंट्रेशन तो कम होगी, लेकिन फिर जब B बनेगा तो B फिर से टूट जाएगा, ब्रेक होगा किसमें, A में, तो दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन भी होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन जो है ना, एक पॉइंट ऐसा होगा जब इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट होगी, और वो तब कांस्टेंट होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ना दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो, यानी जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट जो है ना वापस कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। उस स्टेज को, उस टाइम को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करूं, तो मैं कह सकता हूं कि व्हेन रेट ऑफ फॉर्मेशन is equal to rate of breakdown of products, rate of breakdown। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट बोलो या स्पीड बोलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है ना, यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है ना that will be equal to the rate of what, the backward reaction, तो उस स्टेज को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप मैंने पहले ही कहा था आपको कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में या जब इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर है, तो हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन रिएक्शन तब भी होगी, अब देखिए रिएक्शन तब भी होगी, ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टॉप होगी। अब लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितना अमाउंट रिएक्टेंट का ब्रेक होगा उतना ही, जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा उतना ही उसका ब्रेक होगा। तो दैट मींस कहीं ना कहीं रिएक्शन तो हो रही है, बट एक यहाँ पे क्या है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है नाउ दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसी वजह से दैट्स व्हाई फॉर दिस रीजन हम इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सो ये है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की, ठीक है, जिनमें इक्विलिब्रियम सेट होगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं लूँगा। तो अब जो हमारा टॉपिक है, यूजुअली हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें क्योंकि हमें टॉपिक जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। जैसे जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा अमोनिया, इसको बैलेंस करें ऐसे, ओके स्टफ, ठीक है।
तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ आपको अमोनिया मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो आपको अमोनिया मिलेगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितना फॉरवर्ड होगा उतना ही बैकवर्ड, यानी उतना ही अमोनिया वापस ब्रेक होगा किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूँ, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड, इज इट बैलेंस, राइट, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द रिवर्स। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है रिवर्सिबल रिएक्शंस की, ठीक है। तो मैं सारे यहाँ पे कोट नहीं करूँगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स दी जो रिवर्सिबल है, ठीक है ना, और जिनको हम आगे शायद डिस्कस भी करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, आप जो मैंने आपको कहा कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली यहाँ पे बना दूं, मान लेते हैं अगर हम यही रिएक्शन लेते हैं कि जो N2 है जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो आपको यहाँ पे अमोनिया मिलेगा, ठीक है, अमोनिया मिलेगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखा दूं, देखिए ग्राफ्स मेरे लेकिन दो तरह के बन सकते हैं। एक ग्राफ है जो मैं रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में बना दूं, ग्राफ मैंने रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में बना दिया। देखिए यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या नाइट्रोजन है आपका और हाइड्रोजन, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये दो यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। तो जब कम होगी तो हम लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसा होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में होगा कि कंसंट्रेशन इनकी कम हो। लेकिन अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन की यहाँ पे बात करें, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है ना उसकी कंसंट्रेशन पहले इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब इंक्रीज होगी इस तरह से, और लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा होगा जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, ये मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो पहले तो यही होगा, क्योंकि पहले जब हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा दिखा रहा है, देखो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो है इक्वल हो गए, कांस्टेंट हो गए। इस पॉइंट को जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, वी कॉल इट एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पहला ग्राफ था द रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरा ग्राफ बना दूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इस बार मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं और टाइम ले रहा हूं, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप प्लीज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं, पहले मैंने रेट ऑफ रिएक्शन की बात की, अब अगर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं तो क्या होगा, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इस तरह से धीरे धीरे कम होगी, हाइड्रोजन की कम होगी, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना। और लेकिन अमोनिया की कंसंट्रेशन इस तरह से बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम मैंने ऐसे दिखाया जब तीनों की कंसंट्रेशन एक लाइन में आ रही है, दैट मींस इट शोज व्हाट वी कॉल एज द कांस्टेंट कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो रही है, बट कंसंट्रेशन की जब मैंने बात की, जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन बराबर हो इनकी, ठीक है। और कंसंट्रेशन बराबर ना हो यही इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें कभी क्वेश्चन भी बन जाता है आपका, ठीक है ना, कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कंसंट्रेशन के 2-3 ग्राफ्स देंगे आपको कि भाई पहला ग्राफ इस तरह से बना दिया, ठीक है ना, तो दूसरा ग्राफ इस तरह से बना दिया, तो तीसरा ग्राफ इस तरह से बना दिया, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और फिर से आपसे पूछा जाएगा इन तीनों ग्राफ में से ये सारे ग्राफ जो मैंने यहाँ पे बनाए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ग्राफ सही है।
तो याद रखना ये तीनों ग्राफ सही होंगे, क्योंकि जब मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ वहां पे हो सकता है इक्वल भी हो या जरूरी नहीं है कि इक्वल हो बट कांस्टेंट हो। देखिए इसमें भी कांस्टेंट दिखा रहा है, इसमें भी कांस्टेंट, इसमें इक्वल दिखा रहा है। तो तीनों ग्राफ्स जो है ना यहाँ पे पॉसिबल है किसके, कंसंट्रेशन की जब मैं बात करूँ। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, तब सिर्फ ये ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है ना, बाकी कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। सो दिस वाज अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, और मैंने कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना इट्स अ डायनामिक, तो यहाँ तक हम इसको इतना समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो देख लो। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नंबर फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये हुआ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है ना, वो कांस्टेंट होती है ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो नंबर सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, देखिए जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होती है, जैसे मैंने अभी कहा इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो याद रखना जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना आपके रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा रिलेटिव कंसंट्रेशन, यानी इनिशियली आप कितने भी मोल्स देते हो रिएक्टेंट्स के, इक्विलिब्रियम तो उसी पॉइंट पे सेट होगा, ठीक है। सो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स का, इनिशियल कंसंट्रेशन has no effect on equilibrium, या हम ऐसे कह सकते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है इक्विलिब्रियम पे, उस पे इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। नंबर थर्ड जो इक्विलिब्रियम है, आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो किसी भी साइड से, फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना। तो दोनों साइड से हम इसको अचीव कर सकते हैं। इट कैन बी अचीव्ड ऑन बोथ साइड्स, कैन बी अचीव्ड ऑन बोथ साइड्स। नंबर फोर्थ जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन क्लोज्ड वेसल, यानी आप ऐसे समझ लो, मान लेते हैं मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए ए और बी, और जब मुझे प्रोडक्ट मिला सी और डी, उसमें से डी जो है ना वो गैस है। आप देखिए अगर ये कंटेनर क्लोज नहीं होता, ओपन होता, तो जो डी है गैस है, इसलिए ये यहाँ से चला जाता, एस्केप होता, तो हम ऐसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो है ना इट्स पॉसिबल इन क्लोज्ड वेसल, इट्स पॉसिबल इन क्लोज्ड वेसल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, इक्विलिब्रियम के, ठीक है। इसके साथ ही छोटी सी टर्म हमें समझनी होगी कि जो कैटालिस्ट है उसका क्या रोल होता है इक्विलिब्रियम में, क्या कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होगा, ठीक है। देखिए कैटालिस्ट क्या होता है, अगर मैं कैटालिस्ट की बात करूं तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस रेट की, फॉरवर्ड रिएक्शन की कि बैकवर्ड। देखिए दोनों रिएक्शंस चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, वो दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे दोनों के रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, कौन, कैटालिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ जो कैटालिस्ट है वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट तो नहीं करेगा, बट जो इक्विलिब्रियम जो है ना अचीव करने में वो क्या करेगा, वो उसको क्विक अचीव करेगा। यानी अगर हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम है आपका वो जल्दी से अचीव होगा, ठीक है ना, वो जल्दी से आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, किससे, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का यही रोल रहेगा, कैटालिस्ट will help, it will help to achieve the equilibrium quickly। तो इससे इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी अचीव होगा, किससे, कैटालिस्ट से। क्यों,
क्योंकि जो कैटलिस्ट है ना आपका, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा. इट विल एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन. इट विल एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन both forward as well as backward. Both forward and backward. चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन की मैं बात करूं, बैकवर्ड डायरेक्शन की मैं बात करूं, ये दोनों साइड का रिएक्शन जो है ना उसकी रेट को बढ़ाएगा. कौन? कैटलिस्ट. तो इससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है जिसमें अभी थोड़ा टाइम लगता अचीव होने में, वो जल्दी अचीव होगा. किससे? कैटलिस्ट. ठीक. देखिए अब हम आते हैं टॉपिक पे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, दैट इज what we call as the law of mass action. ठीक है ना. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि law of mass action क्या होता है. ठीक है. देखिए अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ a plus b, it will give c plus d. तो चलो मान लेते हैं ये प्रोडक्ट्स है हमारे, ये रेक्टेंगल्स है. ठीक है. तो पहली रिएक्शन जो ऊपर वाली इट्स अ फॉरवर्ड डायरेक्शन और नीचे जो है इट्स अ बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. देखिए अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, टू द एक्टिविटीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स. ठीक है. लेट्स सी एक्टिविटीज क्यों बोला मैंने, कंसंट्रेशन क्यों बोला. देखो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहले सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है. ठीक है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अब रिएक्शन यहाँ पे दो है तो मैं पहले फॉरवर्ड लिखूंगा. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और एक्टिविटीज. ठीक है. देखिए जो ये सिंबल में यूज कर रहा हूं ना, square bracket, it represents the active mass. It represents the active mass. Active mass, so that means it shows actually the exact or the real concentration of the reactants that actually take part in the reaction. देखिए इसका मतलब ये हुआ A और B reactants है. ठीक है ना. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तभी प्रोडक्ट्स बनेंगे. अब ऐसा भी हो सकता है कि सारे रिएक्टेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे कंप्लीट डिसोसिएशन, इनकम्प्लीट, सारे रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. अब कितना एक्चुअल अमाउंट पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रिएक्शन में, दैट्स द एक्टिव मास, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्टेंट. ठीक है. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. देखिए अगर मैं इसी को लिखूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. देखिए जब हम बैकवर्ड की बात करेंगे तो ये हमारे रिएक्टेंट्स बनेंगे, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि बैकवर्ड में अगर हम जाएंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C and D, द एक्टिविटीज ऑफ द C and D. ठीक है. तो अगर मैं इन प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ROF में लिख रहा हूं शॉर्ट में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, दैट इज KF, the rate constant of what, forward reaction into A and B. तो ये मेरी पहली इक्वेशन बनेगी. इसी तरह मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन को KB से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज C and D. अब देखिए जब इक्विलिब्रियम हमारा अचीव होगा, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होगा. तो इसका मतलब ये हुआ इन दो इक्वेशंस का ये साइड तो इक्वल है, दैट मींस ये साइड भी इक्वल है. तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका KF into A into B will be equal to KB into C into D. ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो KF है आपका divided by KB, it will be concentration of C into concentration of D upon A and B. तो that means जो यहाँ पे दो कांस्टेंट का रेशियो है, that means constant rate constant of forward direction to the rate constant of backward direction,
ये बराबर है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। फिलहाल में डायरेक्ट कंसंट्रेशन एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए अगर मैं दो कांस्टेंट का रेशियो लेता हूँ, वो भी एक कांस्टेंट ही होगा। अगर आप दो कांस्टेंट को मल्टीपल करो तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, डिवाइड करो तो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दो को यहाँ पे मल्टीपल डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिवाइड में रेशियो में, तो यहाँ पे ये और एक कांस्टेंट मिलेगा। देखिए लेकिन आप इस चीज को देखिए, ये के एफ डिवाइड बाई के बी आपको कहाँ पे मिला, इक्विलिब्रियम पे मिला, क्योंकि मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम पे ही होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहाँ से आपको मिलेगा के ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिलेगा, इट्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ई इनटू कंसंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या मिली, डेफिनेशन मिली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, इट्स अचीव्ड एट इक्विलिब्रियम, तो इट्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमें किससे मिला, द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन की, वो यही है कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स और द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने से ही मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यहाँ पे क्या मिली, डेफिनेशन, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दोबारा एक बार लिख लेता हूँ। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, हमें दो तरह के होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं Kc और दूसरा कहते हैं Kp, ठीक है। अब देखिए Kc और Kp क्या है। बेसिकली जो Kc है ये हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज करेंगे, और जो Kp है ये हम गैसेस के लिए यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लेते हैं एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे हम एक्टिविटीज लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्टिव मास, दैट्स सॉरी जो एक्टिव मास हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट्स इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी, और यहाँ पे जो एक्टिव मास देंगे वो है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इसीलिए जो Kp है ये हम यूज करेंगे गैसेस के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो Kc है ये हम यूज करेंगे लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए। तो Kc में हम क्या करते हैं, जो एक्टिव मास है वो हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन मोलैरिटी, दैट्स N/V। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्टिव मास लेते हैं वो हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो जब पार्शियल प्रेशर की बात हुई तो दैट मींस हम यहाँ पे गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर लेंगे, और यहाँ पे हम एक्टिव मास लेंगे इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ पे भी हम वैसा ही लेते हैं। आप देखिए Kp की अगर मैं बात करूँ तो गैसेस की बात करूँ, गैसेस में एक इक्वेशन है Pv = nRT, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे P लिखूं, इट्स इक्वल टू N/V RT, तो कहीं ना कहीं R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से P जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, और N/V ही तो मोलैरिटी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर है, बट इन केस ऑफ द गैसेस वी यूज Kp, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे जो हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूज करें दैट्स Kc, दैट इज द इन टर्म्स ऑफ द मोलैरिटी, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इस पार्ट में इतना ही, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ना यहीं से स्टार्ट करने जाएंगे, हम देखेंगे व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द Kc एंड Kp, ठीक है ना। तो आप देखते रहे वीडियोस, फॉलो करते रहे, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है ना आप देख पाओ, ठीक है। थैंक यू।